जरा सोचिए कि ऐसा देश जहाँ एक झटके में इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप जैसे 26 प्लेटफॉर्म पर सरकार ने बैन लगा दिया गया हो, लाखों युवाओं की आवाज़ को खामोश कर दिया गया हो। लेकिन उस खामोशी के बाद जो उस देश का मंजर हुआ वो देखने के लायक था, खौफनाक मंजर था। आज की वीडियो में हम बात करेंगे नेपाल के सितंबर प्रोटेस्ट के बारे में, जहां पर जेएनजी मूवमेंट ने सरकार हिला दी और एशिया को एक नया सबक सिखाया। 4 सितंबर को नेपाल सरकार ने अचानक 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन लगा दिया। रीजन ये बताया गया कि कंपनीज ने नए रूल्स फॉलो नहीं किए थे, लेकिन सच ये था कि सरकार यूथ की आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रही थी, यूथ की आवाज़ से डर रही थी। कहीं यूथ अपनी आवाज़ से सरकार ना बदल दे। यूथ की ताकत का सरकार को अंदाजा नहीं था और हुआ वही। क्योंकि नेपाल में जेनजी यानी 15 से 30 साल की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 40%, ये वही लोग हैं जो अपने फ्यूचर के लिए जॉब चाहते हैं, जो सोशल मीडिया को अपना हथियार मानते हैं। यानी बैन सिर्फ ऐप का नहीं था, उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच का था। उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच पर सीधा वार था। शुरुआत पीसफुल मार्च से हुई, स्लोगन लगे वी वॉन्ट फ्रीडम, स्टॉप करप्शन। लेकिन जल्दी ही हालात इतने बिगड़ जाएंगे ये किसी ने नहीं सोचा था। प्रोटेस्टरों ने पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट में आग लगा दी। रूलिंग पार्टी ऑफिसर्स जला दिए गए, ऑफिसें जला दी गई। पॉलिटिकल लीडर घर छोड़कर भागने लगे, उनके घरों पर हमला किया जाने लगा। आर्मीज उनकी मदद करने लगे, घर छोड़ छोड़ कर भागने लगे, रिजाइन देने लगे। कईयों ने रिजाइन दिया। पता है पुलिस ने जवाब में क्या दिया? टीयर गैस, रबर बुलेट्स और कई कई जगह तो लाइव फायरिंग तक की गई। सिर्फ और सिर्फ एक हफ्ते में 72 लोगों की मौत हो चुकी थी, 1300 प्लस घायल हो चुके थे और चाउस में 12,500 से ज़्यादा प्रिजनर जेल से फरार हो चुके थे। क्या हो चुके थे? जेल से फरार। क्योंकि जो क्राउड थी उसने पुलिस स्टेशनों पर भी हमला किया था, जेल पर हमला किया था, जिससे जो जेलर्स, जो प्रिजनर थे वो जेल छोड़कर फरार हो गए। इतना ही नहीं, कर्फ्यू तक लगा दिया गया, शट डाउन हो गया, बॉर्डर बंद हो गए, नेपाल की इकोनॉमी एकदम डाउन चली गई। सोचिए, प्रोटेस्ट ने पूरे दिल को लॉकडाउन कर दिया। अब सवाल वही कि लोग इतना भड़क क्यों गए? पता है कि सोशल मीडिया एक बैन, जब सोशल मीडिया ऐप पर बैन लगाया गया, क्या वही एक जरिया था जिससे लोग भड़के? नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ एक स्पार्क था। मेन रीजन ये नहीं था, मेन कॉज ये नहीं था, ये एक स्पार्क का काम किया था इसने। मेन रीजन था करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट। हर लेवल पर रिश्वतखोरी। लीडर्स और उनकी फैमिली लग्जरियस लाइफ जी रही थी, लेकिन जो आम जनता थी वो बेसिक चीज़ों के लिए भी स्ट्रगल कर रही थी। दूसरी चीज़ थी नेपोलिज्म। वही पुरानी पार्टी, वही पुराने चेहरे, बस कुर्सी बदलती थी, चेहरे वही रहते थे। और तीसरी मेन इम्पोर्टेंट, अनएम्प्लॉयमेंट। स्टूडेंट का फ्यूचर तो था लेकिन अंधेरे में था। स्टूडेंट क्यों प्रोटेस्ट ना करें? उनका फ्यूचर अंधेरे में। युवा बेरोजगार हैं। युवा रूस के जो रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है उसमें भाग ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि नहीं, बेरोजगार हैं हम अपने देश से, उन्हें रोजगार चाहिए। लेकिन सरकार को सुन ही नहीं रही है। सरकार को यूथ की आवाज़ को दबाना चाहती है ताकि वो अपना हक ना मांग सके। चौथी इंपॉर्टेंट बात थी इकोनॉमी, इन्फ्लेशन। बॉर्डर बंद होने के कारण जो गुड्स थी, गुड्स सर्विस थी, ना सरकार अंदर आने दे रही थी ना बाहर जाने दे रही थी, जिससे इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा डाउन हो चुकी थी एकदम। और ऊपर से सरकार ने सोशल मीडिया ऐप बैन कर दिए, जिससे यूथ को लगा कि हमारी आवाज़ को कौन उठाएगा। हमारी आवाज़ पूरी तरह से गिरा दी गई है, हमारी आवाज़ को खामोश कर दिया गया है। यही एक स्पार्क का काम किया था। सोशल मीडिया बैन ने स्पार्क का काम किया था। आग तो पहले से धधक रही थी, लेकिन जब बैन लगा तो वो स्पार्क बनकर उभरा, जिसने पूरे देश को जला दिया। प्रोटेस्ट का प्रेशर इतना बढ़ा कि प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली ने रिजाइन दे दिया और फिर हिस्ट्री बनी। नेपाल की पहली महिला इंटरिम प्राइम मिनिस्टर सुषमा कार्की बनी। उसने आते ही तो अहम फैसलों पर काम करना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया ऐप को बंद कर दिया। एंड सेकंड वर्क था, उसने एक तारीख, एक डेट फिक्स कर दी कि इस डेट को देश में इलेक्शन होगा। वो डेट थी 5 मार्च 2026 को। लेकिन ये सिर्फ पॉलिटिक्स का बदलाव नहीं था, ये था एक सिंबॉलिक मूवमेंट। एक वूमेन ने देश की कमान संभाली और यूथ को लगा कि अब सिस्टम बदलने वाला है। आज की हालात नेपाल में इस कदर है कि धीमे धीमे सब नॉर्मल हो रहा है। इंडो नेपाल बॉर्डर खोले जा रहे हैं,
असेंशियल गुड्स आ रहे हैं, शॉप्स खोली जा रही हैं, इंटरनेट बहाल हो चुका है। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या जिन करप्ट लीडर्स ने फायरिंग के ऑर्डर्स दिए थे उनको पनिशमेंट मिलेगा? क्या ये देश छोड़ के भाग गए हैं, उनको उस चीज़ की सज़ा मिलेगी? क्या नेक्स्ट इलेक्शन होगा वो फ्री एंड फेयर होगा? क्या उसमें कोई धांधलीबाजी नहीं होगी? सवाल बहुत हैं। क्या यूथ को अपना हक मिलेगा? अनएम्प्लॉयमेंट रेट गिरेगी? क्या होगा? सवाल अब भी नेपाल पे बहुत हैं। फ्रेंड्स, नेपाल की ये कहानी सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं है। ये दिखाता है कि जब यूथ अपनी पावर का यूज करता है तो पॉलिटिक्स बदलने लगती है। यही हमारी इंडिया, पाकिस्तान और आसपास के जितने भी कंट्रीज़ हैं, सब में अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफ़ी दर से बढ़ रही है। हमारे देश में ही बढ़ रही है। क्या यूथ को जागना चाहिए? जैसे नेपाल में हुआ क्या, आप सब ने देखा। ये भी देखा कि यूथ की पावर कितनी पावर होती है। उसने 4 सितंबर को हुए सोशल मीडिया बैन के बाद 12 सितंबर तक सरकार बदल दी। ओली ने रिजाइन किया, उसकी जगह एक महिला प्रधानमंत्री बनी। उसने एक डेट फिक्स भी कर दी, इस तारीख को इलेक्शन होगा। तो ये पावर थी यूथ की पावर। यूथ में बहुत पावर होती है। सो वीडियो अगर थोड़ी बहुत भी नॉलेजफुल लगी हो, वीडियो को कतई लाइक कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि ये ब्लॉग तो बहुत दिनों से बना रहा हूँ, लेकिन बताना ज़रूरी था कि ये इंसिडेंट हुआ। ये हर देश को झकझोर देगा, क्योंकि ये नेपाल की प्रॉब्लम नहीं है, ये आसपास सभी देशों की प्रॉब्लम है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट डे। शेयर।